हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में। हमको पता है कि बीएड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। 23 जून से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही ट्रिक लेकर आई हूँ, इजी ट्रिक असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। यूनिट फर्स्ट, आपको पूरी यूनिट फर्स्ट एक ही वीडियो में मिल जाएगी। मैंने ये कोशिश करा कि मैक्सिमम जो मटेरियल है मैं एक ही वीडियो में आपके पास साथ कवर कर सकूं। इसीलिए मेरी एक वीडियो देखने के बाद आपको एटलीस्ट एक यूनिट तो तैयार हो ही जाएगी। इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग में 5 वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने पाँचों वीडियोज़ में 5 यूनिट कवर करने की कोशिश करी है। मैं कोशिश करूँगी कि ईजी टू वे में एंड ईजी लैंग्वेज में और ईजी नोट्स अवेलेबल कराकर आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग की तैयारी करा सकूँ। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि बच्चों की तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फिर देखिए, हमारी यूनिट फर्स्ट का नाम है मेज़रमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। मेज़रमेंट का मतलब होता है मापन, असेसमेंट का मतलब होता है परीक्षण और इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। इस यूनिट में हमको बताना है कि हम बच्चे का मापन कैसे कर सकते हैं, परीक्षण कैसे कर सकते हैं और मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन तो हो जरूर ही आया हुआ पेपर में है, शॉर्ट में ना, लॉन्ग में ना पूछा जाए तो शॉर्ट में तो वो जरूर ही पूछा जाता है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपका लॉन्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप वेरी शॉर्ट तो आंसर आप कर ही सकते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लॉन्ग तैयार करें। एक यूनिट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आप जरूर तैयार करें, जिससे अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? किसी वस्तु के भार, लंबाई, आयतन को निश्चित इकाई अंकों में मापने और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसकी भार है, उसका वेट है, उसकी लंबाई है, उसका आयतन है, वो एक निश्चित इकाइयों में है। जैसे कि 2 किलो है, 4 किलो है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है, 3 फुट है, 5 फुट है, 6 फुट है। ये जो 6 इंच है, 3 इंच, ये जो इकाइयाँ हैं, ठीक है, इनको हम अंकों में माप सकते हैं। ठीक है, अंकों में मापने को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक है, हम कोई भी वस्तु है हम माप करते हैं। लंबाई को, लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, आयतन को नापते हैं, भार को, वेट को नापते हैं। इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को नापने के लिए उसको अंकों में नापते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। और इसी के तथ्य में बेनफील्ड ने एक परिभाषा दी है, मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को निश्चित विशेष में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। वेनफील्ड ने ये कहा गया है, वेनफील्ड ने कहा है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी क्रिया है, उसको हम बहुत सारे गुणों में बांट सकते हैं। ठीक है, उनको गुणों में बांटने के की वो जो प्रक्रिया है, ठीक है, या फिर वो हम कह सकते हैं कि उसके जो गुण हैं उसको हम मापन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई दूध हम लेकर आए हैं, ठीक है, दूध को हम लीटर में लेके आए हैं, 2 लीटर दूध लेके आए हैं, 3 लीटर दूध लेके आए हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो उसका वो दूध का गुण हो गया ना कि हम 2 लीटर दूध लेकर आए हैं, तो हमने मापा है दूध को, इसीलिए उसको क्या हो गया? हमारा मेजरमेंट हो गया वो। देखिए, दूसरा हम देखते हैं, मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मापदंडों के आधार पर देखा या परखा या मापा जाता है। उसे मानक शब्दों, चिन्हों अथवा निश्चित इकाइयों, अंकों में प्रकट किया जाता है, जिसे हम मापन कहते हैं। वही जो मैंने आपको समझाया पहले भी कि किसी इकाई का गुण से मतलब है हमारा उसकी भार, लंबाई, आयतन को हम किसी भी उसको अंकों में जो हम मापते हैं वह उसका गुण हो गया। ठीक है, उसका जो गुण होता है वही हमारा मापन होता है। ठीक है, इसके कुछ अंग हैं या तत्व हम कह सकते हैं। पहला है हमारा वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता हो। ठीक है, यथा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की वह विशेषता जिसका मापन होना हो। जैसे कि दूध हुआ, दूध है, दूध का हमने मापन करा, दूध हो गया एक उसका मापन हमने किस में करा? 2 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध है। ठीक है, यथा विशेषता को मापने के उपकरण अथवा वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापनकर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति उसको मापन करता है वो मापनकर्ता कहलाता है। जिसकी मापने का उपकरण होता है उसको वह उसकी विधियाँ हो जाती हैं, और क्रिया जो विशेषताएँ होती हैं वो हमारा मापन कहलाता है। अब बात करते हैं मापन के प्रकार।
मापन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है गुणात्मक मापन, दूसरा होता है मात्रात्मक मापन। किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने या समझने के गुणात्मक मापन कहलाता है। गुणात्मक मापन का मतलब है यदि हम किसी वस्तु को, प्राणी को या फिर किसी क्रिया की विशेषताओं को हम गुणों के रूप में मापते हैं, उसे हम गुणात्मक मापन कहते हैं, और किसी को हम मात्रा के रूप में नापते हैं तो उसे मात्रात्मक कहते हैं। गुणात्मक मापन जैसे कि किसी वस्तु को अति बुद्धिमान है, हमने कह दिया कि वो बच्चा बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, हमने उसको किसमें, उसके गुण के रूप में हमने उसको माप लिया। जो बुद्धिमान है वो उसके गुण हो गया। हमने कह दिया वह लड़का बहुत सुंदर है, तो मतलब जो सुंदर है उसका वो गुण हो गया, हमने उसके गुण के रूप में उसको मापा है। दूसरा होता है मात्रात्मक मापन। किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को मात्रा के रूप में मापने को हम मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे कि हम 2 लीटर दूध लेकर आए, 5 लीटर दूध लेकर आए, इतने किलोमीटर चले, 6 किलोमीटर हमने दौड़ लगाई, ठीक है, ये हो गया हमारा मात्रात्मक मापन। अब बात करते हैं मापन के स्तर या पैमाने के रूप में हम किस तरह से मापते हैं। स्टीफन्स ने मापन प्रक्रिया के स्तरों के आधार पर 4 भागों में बांटा है, जैसे कि नामित स्तर, क्रमित स्तर, आंतरिक स्तर या अनुपातिक स्तर। और कुछ विद्वानों ने स्तर को पैमाना कहा गया है। मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को कि स्तर, पैमाना या प्रकार। किसी वैज्ञानिकों ने उसको मापन कहा है, किसी ने स्तर कहा है और किसी ने प्रकार कहा है। सेम वही है। अगर पैमाना आ जाता है तो लिख दो नामित पैमाना, क्रमित पैमाना, आंतरिक पैमाना या अनुपातिक पैमाना। स्तर आता है तो नामित स्तर, क्रमित स्तर, आंतरिक स्तर या अनुपातिक स्तर। और इसी तरीके से अगर मापन आ जाता है तो लिख दो नामित मापन, क्रमित मापन, आंतरिक मापन एंड अनुपातिक मापन, ठीक है, सेम वही है। अब है शिक्षा के मापन के पद। मापीय गुणों अथवा उद्देश्य लक्षणों के निर्धारित एवं परीक्षाकरण, उपयुक्त मापन उपकरण एवं विधियों का चरण, मापन उपकरण अथवा विधि का प्रयोग करके अथवा परिणामों की प्राप्ति एवं उनका लेखन, ये इसके कुछ पद हो गए मापन के। ये क्वेश्चन में आता है मेजरमेंट के कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। कितने पैमाने होते हैं, 4 पैमाने होते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। या मापन के कितने पद होते हैं लिखिए, ये होते हैं 4 पद। देखिए ये चारों पद हैं, ये आप एज इट इज ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये 4 पद होते हैं। अगर मापन के प्रकार पूछे, 4 प्रकार होते हैं, ये प्रकार हो गए। स्तर मैंने वही स्तर आपको भी बताए हैं, स्तर हो गए, ठीक है। अगर दूसरा पूछे मापन के वैसे कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं, गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। ये स्तर के बेसिस पर पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट, ठीक है। किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं का मापन 2 प्रकार से होता है, ठीक है। भैया परीक्षण भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, मापन भी, गुणात्मक मापन, मात्रात्मक मापन। यही मैंने आपको बताया है, गुणात्मक मापन गुणों के आधार पर, मात्रात्मक मात्रा के आधार पर, ठीक है। मापन किया जाता है मात्रात्मक कहला जाता है, गुणों के आधार पर किया जाता है गुणात्मक मापन कहलाते हैं। ये जो मापन है ये असेसमेंट का ही एक हिस्सा है, असेसमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। मापन के आधार पर हम किसी भी बच्चे का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। या तो उसका परीक्षण हम गुणों के आधार पर कर सकते हैं या उसका परीक्षण हम मात्रा के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, मापन जो है वो असेसमेंट का ही एक हिस्सा है और मापन जो है वो इवैल्यूएशन का भी एक हिस्सा है, ठीक है। देख लें, सामान्य नहीं होते और मात्रात्मक। कुछ विद्वान इस गुणात्मक मापन का आकलन करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। मुख्य रूप से यह जो प्रकार के परीक्षण होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। जो मापन है वो परीक्षणों में प्रयोग, यही मैंने आपको बताया, प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से में, सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब उपलब्धि परीक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण। और ये उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, ये मैं यूनिट 2 में आपको समझाऊंगी, क्योंकि यूनिट जो 2 है वो पूरी असेसमेंट के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, कि हम बच्चों का किस तरह से परीक्षण कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बताया है कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट बच्चों का परीक्षण होता है, उपलब्धि परीक्षण या मनोवैज्ञानिक परीक्षण। बच्चों के गुणों के आधार पर हम परीक्षण करते हैं और बच्चों की मात्रा के आधार पर परीक्षण करते हैं। यूनिट 2 में मैं आपको सारा क्लियर बताऊंगी कि परीक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे कैसे हमने बच्चों का परीक्षण करना है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर चिन्ह विशेषों के प्रकट करने की प्रक्रिया है। ये जो डेफिनेशन है ये हमें जेम्स एम ब्रेडफील्ड ने दी है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता के मापन द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या कुछ सामाजिक, संस्कृति अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि हम बच्चे का एक जो विशेषता के आधार पर
उसके गुणों के आधार पर, उसके सामाजिक, संस्कृति या वैज्ञानिक के आधार पर, उसके मतलब सारे ऑल ओवर उसका जो परीक्षण करना है उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। सारे क्षेत्र में उसका जो परीक्षण, ऐसा नहीं है कि उसने पेपर दे दिया और हमने उसका इवैल्यूएशन, ऐसा नहीं है। उसका हमको सारा कुछ इवैल्यूएट करना है, जैसे कि उसका सामाजिक तौर तरीके, उसके सांस्कृतिक तौर तरीके, उसके नैतिक तौर तरीके, उसके गुण, उसकी मात्रात्मक, ठीक है, उसके सारी चीज़ों का ऑल ओवर उसका इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। बच्चे का सर्वांगीण परीक्षण जो होता है वो मूल्यांकन के द्वारा होता है। मूल्यांकन के तत्व अथवा अंग देखिए, वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी विशेषताओं का मापन करना है, ठीक है, ये इसके तत्व हैं, ये अंग हैं या विशेषताएं भी कह सकते हैं। यथा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की वह विशेषता जिसमें मापन होता है। यथा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की यथा विशेषताओं को मापन के उपकरण अथवा विधियाँ, वे मानदंड जिनके आधार पर मापन के परिणामों की व्याख्या होती है, वे विधियाँ जिनके प्रयोग से यथा व्याख्या की जा सकती है। ये शिक्षा में मूल्यांकन क्यों जरूरी है, वो है ये शिक्षा मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे शिक्षा से संबंधित निर्णय एवं शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के गुण एवं क्रियाओं का मापन किया जाता है और मापन के परिणामों की पूर्व निश्चित मानदंड के आधार पर व्याख्या की जाती है और उनके आधार पर संक्षिप्त परिणाम घोषित किए जाते हैं और अन्य सुधार के सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है। ये इसका जो है शिक्षा में मूल्यांकन का एक अर्थ है। अर्थ समझ लो या कॉन्सेप्ट समझ लो या मीनिंग समझ लो, ठीक है। ये है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं, क्या उपयोगिता हैं, क्या महत्व हैं, ठीक है। अगर आपसे महत्व पूछा जाए तो आप महत्व में भी यही लिख सकते हैं, मूल्यांकन में वो उद्देश्य में भी यही लिख सकते हैं, कार्य में भी और उपयोगिता में भी। इसमें कोई भी आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सबसे पहले प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों की योग्यताओं का मापन करना। इसकी विशेषता ये, मूल्यांकन का मतलब है जब बच्चे का एडमिशन होता है उस टाइम पे उसके योग्यता का मापन करना होता है, उसकी रुचि का, उसके रुझान का पता लगाना होता है, उसके आधार पर उन्हें प्रवेश देना चाहिए। दूसरा होता है समय समय पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का मापन मूल्यांकन करना चाहिए। अब हम देखते थे बच्चों का एडमिशन हो गया और उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बच्चों को हर समय समय पर उसका शैक्षिक उपलब्धियों का मापन करना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। समय समय पर छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधा की जानकारी, हमें ये भी चेक करना चाहिए अगर बच्चा कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है, हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि बच्चा बार बार फेल हो रहा है, हमें इस चीज़ का बाधक जो भी उसके तत्व हैं उसका पता लगाना चाहिए और उसका निवारण करना चाहिए, ठीक है। समय समय पर छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। 10 से 15 वर्ष के अंतराल में शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना चाहिए और उसके सुधार के सुझाव देने चाहिए, ठीक है। जो बच्चा है उसकी जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, ठीक है, उन सबको हमें समझना चाहिए, फिर उसका निवारण हमें उसका करना चाहिए और जितने भी शिक्षा नीति के द्वारा सुधार किए जा सकते हैं वह सुधार किए जाने चाहिए। और शैक्षिक साधकों के आंकड़ों का संकलन करना चाहिए, शैक्षिक शोध की गतिशील रखना चाहिए, ठीक है। मतलब गतिशील का मतलब है कि बच्चों में हर चीज़ का परिवर्तनशील, मतलब मान लो कि कोई बच्चा है, आज उसको बच्चा को इंटरेस्ट हो गया फुटबॉल में, कल उसको हो गया क्रिकेट में, तो आप इस चीज़ को ये डिले नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ। हर चीज़ को गतिशील वे में लेकर चलना चाहिए, वह परिवर्तनशील गतिशील होना चाहिए। जो शैक्षिक शोध है वो गतिशील होना चाहिए, इसीलिए जो मूल्यांकन है वो भी गतिशील होता है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप इस चीज़ से घबराना नहीं, वीडियो पूरी देखना ताकि आपकी यूनिट फर्स्ट जो है पूरी कवर हो जाए और यूनिट फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पूरे कवर हो जाएं, ठीक है। आपको बार बार और कोई वीडियो नया देखनी पड़े, ये जो पूरा यूनिट फर्स्ट है वो 1 शॉट में क्लियर हो जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे नोट्स हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। शिक्षा में मूल्यांकन के पद, मापीय गुण अथवा उद्देश्य एवं लक्षणों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, ठीक है। उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधियों का चयन करना। जो मापन है वो मूल्यांकन का ही एक हिस्सा है, मूल्यांकन हम मापन के द्वारा ही कर सकते हैं, इसीलिए जो मापन की जो विधियाँ होती हैं उनका हमें अच्छे से अच्छा चयन करना चाहिए। देखिए मापन के कितने पद होते थे, 4, लेकिन मूल्यांकन के जो हैं वो 7 पद होते हैं। ये आप याद रखिएगा, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। मूल्यांकन के कितने पद होते हैं, 7 पद। कौन से होते हैं ये देखिए, ये हैं। नंबर 3 है मापन उपकरण अथवा विधि का प्रयोग अथवा प्रशासन। मापन परिणामों की प्राप्ति एवं उनका लेखन, मापन परिणामों की व्याख्या के आधार पर भविष्य कथन, सुझाव एवं निर्देश, निर्णयों के निरंतर परख। अब देखिए पदों को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखो ये अगर आप इस तरह से कोई भी एक डायग्राम या कुछ बनाकर आते हैं पेपर में, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर खुश हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा बच्चे का क्रिएटिविटी है बच्चे में और लिखने का तरीका है। देखो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। ट्राइंगल का बीच में मूल्यांकन लिखा, शिक्षण लक्ष्य, शिक्षण अधिगम क्रियाएं, मूल्यांकन प्रविधियाँ।
देखिए, शिक्षण लक्षणों का स्पष्टीकरण, उपयुक्त उपलब्धि परीक्षण अथवा प्रयोग कार्य का चयन, उपलब्ध परीक्षण अथवा प्रायोगिक कार्य का संपादन, उपयुक्त पुस्तक अथवा प्रायोगिक कार्य पर अंकन एवं प्राप्तांक लेखन, मापन परिणामों की व्याख्या, मूल्यांकन के आधार पर सुझाव के प्रभाव का मूल्यांकन। ठीक है, अब इन तीनों में क्या अंतर होता है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको लगा दूंगी। ठीक है, उसकी पिक्चर मैं आपको लगा दूंगी, आप उसमें नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन की। खुली किताब प्रणाली दो प्रकार की होती है। प्रबंधित प्रणाली में क्या होता है, परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा हॉल में केवल पाठ्य पुस्तक और पठन सामग्री ले जा सकता है जो परीक्षा प्रधारी द्वारा अनुमोदित हो, ना कि कोई अन्य पाठ्य पुस्तक या संदर्भ पुस्तक हमारे देश में। देखिए, मैं आपको ये शॉर्ट में समझा देती हूँ, जो नोट्स हैं आप इसमें से स्किप करके या पॉज कर करके आप नोट्स लिख दीजिए। मैं आपको शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। प्रतिबंधित प्रकार क्या होता है, इसमें जो होते हैं, जो एग्जामिनर की ड्यूटी लगी होती है एग्जाम में, ठीक है, उनकी अनुमति के अनुसार हम कोई भी जो बुक है वो एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं, जो वो सजेस्ट करें। ठीक है, ये जो परीक्षा होती है वही CBSE बोर्ड के तहत होती है। ठीक है, इसीलिए इसे ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट कहा जाता है। दूसरा होती है हमारी प्रबंधित प्रकार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे उसमें हॉल में आप कोई भी एक बुक लेके जा सकते हैं अप्रबंधित प्रकार में अपने एग्जामिनर की अनुमति के अनुसार, लेकिन जो आपने हल किए हुए जो प्रश्न हैं, मतलब आंसर हैं या कोई भी आसान किताबें हैं या आपके नोट्स हैं, उनको उसमें अनुमति ले जाने की अनुमति नहीं होती। इसीलिए जो प्रबंधित होते हैं उनमें आप कोई भी बुक लेके जा सकते हैं। ठीक है, जो प्रबंधित प्रकार होते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के, उसमें आप कोई भी बुक लेके जा सकते हैं, लेकिन अप्रबंधित में आप नहीं लेके जा सकते। कोई भी एक लेके जा सकते हैं, जैसे कि आपका राइटिंग पैड हो गया। ठीक है, इस तरह की कोई भी एक जो अनुमति लेकर आपको उसके अंदर लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, ये होता है भारत में OBE को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रयोग किया गया है अप्रबंधित प्रकार को। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं, मतलब गुण हैं। गुण देख लीजिए आप। एक, परीक्षार्थी को रट्टे द्वारा तथ्यों को सीखने की इसमें क्या होता है कि रट्टा मार के सीखने की ज़रूरत नहीं होती है और इससे बच्चा समझकर सीखता है ओपन बुक एग्जामिनेशन से, और वह उसका केंद्र समझने में होता है, ना कि उसमें रट्टा मारने में होता है। और इस ओपन बुक एग्जामिनेशन में जो बच्चा है वो किसी नोट्स को कॉपी नहीं करता है, वह अपने अनुसार नोट्स बनाता है। ठीक है, अपनी समझ के अनुसार नोट्स बनाता है, ना कि वह किसी को कॉपी करके नोट्स बनाता है या आपकी टीचर बोर्ड पे लिखेगी तो ही वो कॉपी करके हमको लिखना है। नहीं, बच्चा पहले समझता है, फिर अपने अनुसार ही उनको नोट्स बनाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि इस प्रकार की परीक्षा उत्पन्न और तर्क के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। इसमें जो होता है वो तर्क होता है, उन्मुख प्रश्न जो केवल पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से छात्रों द्वारा उत्तर दिए जा सकते हैं, वह अंतर्दृष्टि और तर्क का उपयोग करना होगा, इसलिए वास्तव में क्षमता का आंकलन किया जा सकता है। जब एक परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में पुस्तकों की अनुमति दी जाती है तो वह किसी भी टेक्स्ट बुक का साधन का उपयोग करके अभ्यास कर सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है समझ के जब लिखता है वह सब जब सीखता है। इसमें सबसे पहला गुण इसका यही हो गया कि वह बच्चा रट्टा मार के नहीं पढ़ता है। दूसरा, जो बच्चा जो होता है वह अपनी द्वारा समझकर नोट्स बनाता है। तीसरा क्या हो गया, बच्चा तर्क द्वारा सीखता है। ठीक है, वह ये नहीं देखेगा किसी ने कह दिया आम मीठे होते हैं, ठीक है, वह इसी बात पे संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि आम मीठे ही होते हैं। वह उस चीज़ पर तर्क करेगा कि आम मीठे क्यों होते हैं, आम कितने प्रकार के होते हैं, आमों को हम कौन कौन सी वैरायटीज़ में बांट सकते हैं। मतलब उस चीज़ पे वो तर्क करेगा, मतलब जो तुमने कह दिया उसी को ही नहीं मान लेगा और उसी के अनुसार वह उसको अभ्यास करेगा। पर एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले या उसके बाद में वह उसी का अभ्यास करेगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारेगा उस चीज़ को। ये इसके गुण हो गए। दोष उसके क्या हैं, यह प्रणाली छात्र के दिमाग में किसी भी तरह का भय उत्पन्न नहीं करती है। मतलब इस प्रणाली से क्या होता है कि बच्चे को आगे बढ़ने, वह सीखता तो है लेकिन उसमें बिल्कुल भी भय नहीं होता है और वह किसी भी अध्ययन में और कुछ पढ़ने या अध्ययन करने में रुचि नहीं लेता है। ठीक है, जैसा कि सभी परीक्षार्थी पाठ्य पुस्तकों की मदद से प्रश्नों का उत्तर देते हैं या आकलन कठिन हो जाता है, सामग्री से महारत हासिल होती है। सभी परीक्षार्थी एक पाठ्य पुस्तक से प्रश्नों का उत्तर देते जिसके आधार पर उन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अब देखिए, इसमें यह कहा गया है कि जो परीक्षार्थी हैं वो पाठ्य पुस्तक में अपनी अभ्यास करते हैं, उसी के अनुसार हल दे देते हैं, तो इसमें जो मूल्यांकन करने में परेशानी होती है। ठीक है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि बच्चों को वर्गीकृत किस प्रकार के किस आधार पर किया जाए। ठीक है, ये एक इसका दोष हो गया। इस प्रणाली में परीक्षार्थियों को केवल पाठ्य पुस्तक के ले जाने की अनुमति होती है, हालांकि वे साथ में अन्य पुस्तक, नोट्स
आसान पुस्तकें भी ले जा सकते हैं। ओपन बुक में ये सारी चीज़ें मैंने बताया था आपको लेके जा सकते हैं। प्रबंधित प्रकार में, अप्रबंधित प्रकार में भी बुक ले जा सकते हैं, लेकिन अपने नोट्स नहीं लेके जा सकते। ये भी एक इस प्रकार का दोष है। अगर वे नोट्स और ये सारी चीज़ें लेके चले जाएंगे तो बच्चा तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही देगा, जिसे पहले हम सीसी बोर्ड या होम बोर्ड के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम में परीक्षार्थियों को विषय विशेष में अंकों के आधार पर 5, 7 और 9 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कि ग्रेड जो होती हैं O, A, B, C और D होती हैं। A, B, C, D, E और F और O, A, B, C, D, E, F, I और J, इनमें ग्रेड की 7 बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। देखिए किस तरह से किया जाता है। मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देती हूँ। थ्योरी में सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेड अक्षरों में ग्रेड जो है हम बांट सकते हैं O, A, B, C, D, E, F। इनमें हम बच्चों को बांट सकते हैं। जैसे O का क्या हो गया, ग्रेड अंकों में 6 नंबर होंगे, लेकिन उसको आउटस्टैंडिंग या विशिष्ट के नाम से जाना जाएगा। A जो है वो 5 अंक होंगे, उसको अति उत्तम या वेरी गुड के कैटेगरी में रखा जाएगा। B जो है उसमें 4 नंबर होंगे, उसको गुड या उत्तम की कैटेगरी में रखा जाएगा। C हो गया 3 नंबर हुए हमारे, उसको एवरेज या औसत, मतलब औसत की कैटेगरी में रखा जाएगा। D है हमारा नंबर है 2, जिसको हम संतोषजनक या सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं। जैसे बच्चा सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब लोअर, मतलब अंडरलाइन पर है, ठीक है। E हो गया हमारा 1, जिसे हम निष्कृष्ट कह सकते हैं या पुअर कह सकते हैं। फिर F कैटेगरी, F ग्रेड है हमारी, 0 नंबर्स हैं, ठीक है, उसको हम वेरी पुअर कह सकते हैं, निष्क्रमता, ठीक है। ये कुछ ग्रेडिंग है और हम अंकों में उसको इस तरह से विभाजित कर सकते हैं और शब्दों में इस तरह से, ठीक है। अगर मान लो किसी की A ग्रेड है, A ग्रेड का मतलब हो गया कि उसके 5 अंक नंबर हैं और उसको वो वेरी गुड है, मतलब उसको अति उत्तम की कैटेगरी में रखा जाएगा। मान लो किसी के 2 नंबर हैं, D ग्रेड है, तो उसको संतोषजनक या सेटिस्फैक्ट्री की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। देखिए इसी तरह से इसको ये रिटन वर्क में लिखा गया है कि ग्रेड को किस तरह से हम बांट सकते हैं या उसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ही ये समझा दिया है। आप देखिए इसमें स्किप करके देख सकते हैं अगर आपको नोट्स देखने हैं किस प्रकार लिखना है तो। अब बात करते हैं कैम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये ग्रेड सिस्टम में परीक्षार्थियों को उनके विभिन्न विषयों में प्राप्त ग्रेडों का औसत ग्रेड बिंदु प्रदान किया जाता है। देखिए जो ग्रेड सिस्टम मैंने बताया वो ऑल ओवर आपका ऑल ओवर परीक्षण है, ठीक है। ये कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट जो है वो सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको मैथ में किस तरह से दिया गया, ठीक है। CGPA फुल फॉर्म इसकी होती है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। उससे वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि CGPA की क्या फुल फॉर्म होती है। हिंदी में कहते हैं इसके संचय ग्रेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक एक विषय में आपको ग्रेड दी जाती है, ठीक है। फिर ऑल ओवर ग्रेड का आकलन किया जाता है, ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये हो गया आपका कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट। जैसे कि वर्तमान में हमारे देश में CGPA का प्रयोग कई माध्यमिक परीक्षार्थियों या परिषदों द्वारा किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे गुण भी हैं और बहुत सारे दोष भी हैं। चलिए देखते हैं। गुण ये है कि ग्रेड सिस्टम में परीक्षार्थियों को विभिन्न विषयों में उपलब्धियों का अलग अलग ज्ञान होता है, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग मैथ में आपको A ग्रेड मिली, ठीक है, EVS में आपको C ग्रेड मिली, इंग्लिश में आपको A+ ग्रेड मिली, ठीक है। इस तरह से ग्रेड सिस्टम द्वारा भिन्न भिन्न परीक्षार्थियों की उपलब्धियों की तुलना आसानी से की जा सकती है। अब देखिए हमको ग्रेड पता चल गया तो हम बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे ये एक्सीलेंट है, ये वेरी गुड है, ठीक है, ये वेरी गुड है, ये एवरेज है, ये सेटिस्फैक्ट्री है, ये पुअर है, ठीक है। ग्रेड सिस्टम से ये हुआ कि हम बच्चों को आसानी से बांट सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेड सिस्टम में विषयगत कठिनाइयाँ स्तरों का अंतर समाप्त हो जाता है। दोष देख लेते हैं हम इसके। ग्रेड सिस्टम 5, 7 और 9 ग्रेड के विषय में विद्वान का मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने इस पर टिप्पणियां की हैं कि 5, 7 और 9 ग्रेड का कोई मत है नहीं। भिन्न भिन्न पैमानों जैसे कि 5, 7 और 9 ग्रेड में प्रदान किए गए ग्रेडों की तुलना में करना कठिन होता है। मतलब जैसे कि बच्चे को दे दिए 5, 7, 9 ग्रेड, तो उसका जो आत्मविश्वास है उसका वो बहुत डाउन हो जाएगा, उसको सेटिस्फैक्ट्री करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए उनका वैज्ञानिकों का इस चीज़ में मत नहीं था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या होता है, उपलब्धि परीक्षणों के संपादन को वर्तमान में परीक्षा कहते हैं, ठीक है। कोई भी परीक्षण करने से पहले, हम मूल्यांकन करने से पहले बच्चों को मूल्यांकन कैसे कहते हैं, परीक्षा के द्वारा ही कहते हैं, परीक्षणों के द्वारा ही करते हैं। इसीलिए जो परीक्षा हम देते हैं उसको एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। जो परीक्षण वर्तमान संप्रदान के द्वारा होता है उसे हम एग्जामिनेशन कहते हैं।
परीक्षाएं जो हैं वो 2 रूप से हो सकती हैं, एक घरेलू परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा, होम एग्जामिनेशन एंड पब्लिक एग्जामिनेशन के रूप में। ठीक है, ये किस तरह से एग्जामिनेशन होता है, क्या होता है, ये हम यूनिट सेकंड में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो परीक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, परीक्षण के लिए ही तो हम परीक्षाएं लेते हैं, तो परीक्षण में हम एग्जामिनेशन पढ़ेंगे कि होम बोर्ड का हम किस तरह से कर सकते हैं या पब्लिक एग्जामिनेशन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, होम बोर्ड हो या पब्लिक एग्जामिनेशन हो, वह 3 प्रकार से ही किया जा सकता है परीक्षाओं का परीक्षण, मौखिक रूप से, प्रायोगिक रूप से और लिखित रूप से। या आप होम एग्जामिनेशन में भी यही 3 प्रयोग होते हैं, सार्वजनिक में भी यही 3 प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब मैं लास्ट इसकी वीडियोस में आपको लास्ट कंटेंट में डिफरेंस बिटवीन का एक पिक्चर लगा दूंगी, किसका, मेजरमेंट, मूल्यांकन एंड असेसमेंट का। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलने के लिए और भी वीडियो बनाने के लिए, जिससे कि मैं अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।